हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 11 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। देखिए हमारी यहाँ पर ये बुक सेकंड चल रही है, तो आज इसी क्रम में यहाँ से हम जो है अध्याय तीसरा कवर करेंगे। यहाँ पर चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम इस अध्याय की, यानी चुनाव और लोकतंत्र की। जैसा कि सभी लोग आप जानते हैं कि हमारे शासन के दो स्वरूप होते हैं, यानी एक लोकतांत्रिक स्वरूप होता है और एक राजतांत्रिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, लोकतंत्र की परिभाषा पहले ही पढ़ चुके हैं 9th में कि लोकतंत्र जो होता है वो वास्तव में लोगों से मिलकर बनता है। लोग ही वहां पर अपने शासकों का चयन करते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रणाली में तो उस चयन की प्रक्रिया को हम चुनाव कहते हैं, जिसके जरिए कोई यहाँ पर जो जनता है किसी भी देश की, वो अपने अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको चुनाव करती है, तो उनका जो है उनको चयन करती है, तो उस प्रक्रिया को हम चुनाव कहते हैं। तो यहाँ पर दो सवाल पूछे गए हैं स्टार्टिंग में ही कि क्या यहाँ पर बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है। यानी मान लीजिए यहाँ पर ऐसी व्यवस्था हो कि बिना चुनाव के ही हम लोकतंत्र को स्थापित करते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है? तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था होने का मतलब ये है कि जहां पर चुनाव ना हो और लोकतंत्र कायम हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसी व्यवस्था है तो वो लोकतंत्र नहीं होगा, वो तानाशाही वाला शासन होगा या फिर राजतंत्र होगा। दूसरी बात यहाँ पे पूछी गई है, क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकते हैं? यानी कि यहाँ पे कहा गया कि मान लीजिए कहीं लोकतंत्र नहीं है किसी देश में, तो क्या वहां पर चुनाव हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं हो सकता है। यानी मान लीजिए राजतंत्र कहीं पर हो, तो राजतंत्र में तो जानते ही आप कि भाई पैतृक रूप से मिलती है गद्दी। ठीक है, तो वहां पर चुनाव की तो सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ पर इन दोनों टॉपिक पर, यहाँ पर इन दो प्रश्नों की यहाँ पे व्याख्या इसमें की गई है कि भाई पहली बात तो यह लोकतंत्र में जो है कायम करने के लिए चुनाव का रोल क्या है वो बताया गया है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए चुनाव का एक अहम महत्व है। और यहाँ पर आप सभी को पता है कि चुनाव की प्रक्रिया लोकतंत्र में जो होती है वो दो तरीके से होती है। यानी एक तो डायरेक्ट तरीके से होती है, यानी कि डायरेक्ट तरीके से, और दूसरा है इनडायरेक्ट वे में। अब देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या पर डिफरेंस है वो हम बता दे रहे हैं। यानी डायरेक्ट वाले को प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट वाले को अप्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष में क्या होता है कि प्रत्यक्ष में कोई देश की जनता जो है अपने शासकों का चयन स्वयं ना करके वहां पर जनता जो है शासन पद्धति में खुद के अपने रुझान या खुद के अपने सुझाव प्रदान करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर आपका यूनान का प्राचीन जो यूनान है, वहां पर जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र पद्धति थी। यानी कि वहां पर जो भी निर्णय लेना होता था, जो भी यहाँ पर कुछ भी काम करना होता था, वहां पर जनता निर्णय लेती थी। ठीक है, यानी जनता के लोगों से जो है सर्वे करवा लिया, जनता के लोगों से प्रत्यक्ष राय पूछ ली और लोगों ने वहां पे अपनी प्रतिक्रिया दे दी कि भाई ये जो है मुद्दा है, ये यहाँ पर इस मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, ये मुद्दा पारित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यानी जनता वहां पे फैसला करती थी। अब देखिए ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाली जो विधि है, ये केवल वहीं पॉसिबल है जहां पर जनसंख्या बहुत कम हो, यानी कि वहां पर बहुत कम लोग हों। एक विशाल देश में पॉसिबल नहीं है। यानी भारत जैसे विशाल देश में जहां पर 135 करोड़ से ज्यादा आबादी है, वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाली विधि पॉसिबल नहीं है। क्यों? इसका रीजन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हर व्यक्ति के पास विशेषज्ञता नहीं है, योग्यता नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक साथ इतने सारे लोगों का यहाँ पर मत करवाना, एक साथ इतने लोगों का यहाँ पर सुझाव मांगना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया है, अपने यहाँ प्रतिनिधित्व मूलक व्यवस्था कायम की है। यानी हमने इनडायरेक्ट वे वाली लोकतंत्र में जो पार्टिसिपेशन की इनडायरेक्ट विधि अपनाई है, यानी अप्रत्यक्ष विधि अपनाई है, जिसके जरिए क्या होता है कि हमारे यहाँ जनता जो है अपने अपने प्रतिनिधि चुनती है। ठीक है, तो वो प्रतिनिधि जो है संसद में पहुंचकर या राज्य विधानसभा में पहुंचकर वो हमारे बदले का निर्णय लेते हैं। हमारे यहाँ यही पद्धति है और ये आप जानते हैं। तो वो पद्धति जो है अप्रत्यक्ष पद्धति है। और उसे अपनाने का रीजन क्या है? अपनाने का रीजन ये है कि बड़ी संख्या में एक विशाल देश है, तो पॉसिबल नहीं है कि हर आदमी वहां पर इस तरह से डायरेक्ट रूप से वहां पर इन्वॉल्व हो जाए। इस वजह से हमने इनडायरेक्ट पद्धति को अपनाया है। ठीक है, तो वही बातें यहाँ पर बताई हैं इसमें, और जो बातें मैंने आपको मौखिक रूप से बता दी हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ऐसी व्यवस्था में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और जो देश के शासन और प्रशासन चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, चाहे प्रत्यक्ष व्यवस्था के जरिए नागरिक चुने या फिर अप्रत्यक्ष रूप से चुने। तो यहाँ पर ये प्रतिनिधियों को चुनने की जो विधि है, इसको हम क्या कहते हैं? चुनाव या फिर निर्वाचन कहते हैं। यानी कि इसे हम क्या कहते हैं? चुनाव या फिर इसे निर्वाचन कहते हैं। अब देखिए चुनाव या निर्वाचन का रोल जो है लोकतंत्र में बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में जो है लोगों के द्वारा स्थापित व्यवस्था है। तो लोगों के द्वारा जो स्थापित व्यवस्था है, तो वहां पर लोगों की राय मांगना, उनकी प्रतिक्रियाएं मांगना बड़ा आवश्यक हो जाता है। क्योंकि अगर हम नहीं कर रहे हैं तो वास्तव में वो देश लोकतांत्रिक देश नहीं कहलाएगा।
तो लोकतंत्र में चुनाव का रोल एक अहम रोल है। अब देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे जो पूछा गया था वो ये कहा गया था कि क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है। अब देखिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं हम आपको यहाँ पर। बिना लोकतंत्र के चुनाव होना पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर लोकतंत्र नहीं होगा किसी देश में तो ऑब्वियस सी बात है, जनता की उससे राय भी नहीं पूछी जाएगी। मान लीजिए कोई तानाशाही वाला देश हो तो वहां का शासक क्यों चाहेगा कि हमें कोई रिप्लेस कर दे, हमारे बदले में कोई और कैंडिडेट यहाँ पर आ जाए? बिल्कुल नहीं चाहेगा। वो यही चाहेगा क्या, हम ही यहाँ पर बने रहें। ठीक है, तो गैर लोकतांत्रिक देशों में चुनाव की बात एक बेईमानी सी लगती है। आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं, जैसे आप अफगानिस्तान का एग्जाम्पल ले लीजिए, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पर इस तरह के मतभेद उभरे, जिसके बाद पूरे पूरे देश जो है गृह युद्ध की कगार पर चले गए और पूरे पूरे देश जो नष्ट भी हो गए। जैसे सीरिया हुआ, कुछ और भी देश हैं ऐसे ही। तो यहाँ पर मतलब तानाशाही आई, तानाशाही की वजह से चुनाव नहीं हो पाए और कोई एक शासक है वही सत्ता में रहना चाहा उसने, और एंड में पूरा देश जो है गृह युद्ध की शिकार हो गया। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो मेन रोल ये है कि लोकतांत्रिक देशों में चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर चुनाव प्रक्रिया नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो देश लोकतांत्रिक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोकतांत्रिक देशों में क्या है, लोगों की राय के अकॉर्डिंग देश चलता है, किसी की मनमर्जी के अकॉर्डिंग नहीं है, किसी की अपनी यहाँ पे तानाशाही के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। यहाँ पर लोगों की राय क्या है, लोग क्या चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देश चलता है। तो लोग जो चाहते हैं उनके लिए हम यहाँ पे तय करें कि भाई 4 साल में 5 साल में चुनाव पद्धति हो, जिसके जरिए लोग वर्तमान शासन पद्धति से अगर संतुष्ट हैं तो उसी शासक को चुन लें, उससे संतुष्ट नहीं है तो किसी नए व्यक्ति को चुन लें। तो ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया किस तरह से इंपॉर्टेंट है, रोल है यहाँ पर। अब देखिए हमारे यहाँ, अब यहाँ पर हम मेन पॉइंट पे आते हैं। ये तो चुनाव की बात हो गई कि क्यों होनी चाहिए, और हमने ये सब चीजें देख ली। अब यहाँ पर जो चुनाव पद्धति है लोकतंत्र में, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन निभाता है? यहाँ पर संविधान निभाता है, क्योंकि संविधान ये तय करता है कि भाई कि हमारे चुनाव की पद्धति किस प्रकार की होगी, कौन कौन से नियम होंगे, तो उन संबंध में कौन कौन से कानून बनाए जाएंगे। तो ये सब यहाँ पर हमारा संविधान बताता है। और यहाँ पर इस संबंध में विस्तृत नियम कानून बनाने का काम कौन करती है? विधायिका करती है। यानी कि जो विधायक वगैरह जो होते हैं, विधायिका जो हमारी होती है, संसद में मौजूद विधायिका हमारी जो होती है, वो ये काम करती है कि भाई कौन कौन से सामूहिक रूप से नियम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे पहला नियम है कौन मत देगा, कौन चुनाव लड़ने के लिए योग्य होगा, चुनाव की देखरेख कौन करेगा, मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे, मतगणना कैसे होगी, प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा। तो ये सब मुद्दों पर जो है यहाँ पर संविधान ने कुछ पहले से गाइडलाइन दे रखी है, मूलभूत नियम बना रखे हैं। तो और इन पर आगे विस्तृत रूप में यहाँ पर कौन विधायिका नियम बनाती है फिर। ठीक है, वो बात यहाँ पर बताई गई है। जैसे आप देखेंगे कि शुरुआत के जो 3 यहाँ पर जो मुद्दे हैं कि भाई कौन मत देगा, चुनाव लड़ने के लिए कौन योग्य होगा, चुनाव की देखरेख कौन करेगा, इन प्रश्नों का उत्तर ये है, यानी 3 प्रश्नों का लक्ष्य जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का है। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, यानी मत कौन देगा, चुनाव कौन लड़ेगा, ये एक निष्पक्ष चुनाव को इंगित कर रहे हैं। वहीं अंतिम 2 प्रश्न जो है कि मतदाता प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे और प्रतिनिधियों का यहाँ पर मतगणना कैसे होगी, ये न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, भारत में चुनाव व्यवस्था कैसी है वो हम देखेंगे यहाँ पर। यानी ये तो आपने चुनाव की पद्धति जान ली कि किस तरह से यहाँ पे संविधान रोल निभाता है किसी देश में लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण होने में, किसी देश में लोकतांत्रिक देश में चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में संविधान का क्या रोल है वो आपने देख लिया। क्योंकि संविधान में ही वर्णित होता है कि भाई 5 साल में चुनाव होंगे, 5 साल से पहले चुनाव नहीं होंगे, 5 साल से पहले चुनाव होते हैं तो क्या कंडीशंस में चुनाव होंगे, वो सब संविधान में तय होता है। जैसे कि हमारे देश के संविधान में भी लिखा हुआ है कि किन किन प्रक्रियाओं में हमारे देश में पहले चुनाव होंगे या सरकार भंग होगी, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए भारत में देखते हैं कि भारत में चुनाव व्यवस्था किस प्रकार की है। देखिए यहाँ पर भारत में चुनाव व्यवस्था को हम देखें तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत एक विशाल देश है। ठीक है, तो विशाल देश है, विशाल देश में आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाली व्यवस्था हमारे यहाँ अमल में लाई गई है। यानी कि जो सबसे ज्यादा मतों से विजयी होगा वही उम्मीदवार चुना जाएगा। ये व्यवस्था हमारे यहाँ कायम है। कायम होने का रीजन क्या है? रीजन हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से बता दे रहे हैं। देखिए चुनाव के तो बहुत सारे जो है चुनाव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हमने ये व्यवस्था क्यों अपनाई है, अपनाने के कुछ यहाँ पर रीजन थे। रीजन ये थे, एक तो भारत विशाल देश है, ठीक है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर अगर हम इस तरह की व्यवस्था अगर नहीं अपनाएंगे, यानी कि हम जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाली व्यवस्था नहीं अपनाएंगे, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए 10 कैंडिडेट हैं, 10 कैंडिडेट में जिसके वोट सबसे ज्यादा होंगे, यानी कि जरूरी ये नहीं है कितने % वोट पड़े हैं, नहीं, जिसके वोट सबसे ज्यादा होंगे वही विजयी हो जाएगा। मान लेते हैं एक क्षेत्र में, सपोज दैट एक क्षेत्र में 100 वोटर हैं,
यानी कि इन 10 कैंडिडेट को मिलाकर वहाँ पे 100 लोग वोट डालने वाले, 100 वोटर हैं। और 10 कैंडिडेट में यहाँ पर एक कैंडिडेट को जो है कितने 25 वोट मिल गए। बाद बाकी कैंडिडेट को जो भी हैं, यानी कि जो भी इसके बाद वाले कैंडिडेट हैं, उन्हें इतने वोट नहीं मिल पाए, इससे कम ही वोट मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 25 वोट वाला यानी ए वाला कैंडिडेट यहाँ पर विजयी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने जो ये व्यवस्था अपनाई है वो बहुदलीय व्यवस्था अपनाई है, क्योंकि हमारा देश विविधतापूर्ण देश है। और विविधतापूर्ण देश में इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि सभी लोग जो है लोकतंत्र में सक्रिय रूप से सहभागिता करें, सक्रिय रूप से लोकतंत्र में आगे आएँ। कोई यहाँ पर किसी एक का एकाधिकार ना हो। जैसे आपने देखा होगा यूएसए में केवल 2 पार्टियां ही हैं, ए और बी। हम मान लेते हैं यूएसए में 2 ही पार्टियां हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तमाम पार्टियां, छोटे दल भी हैं, बड़े दल भी हैं, सब कुछ देखने को मिलता है। यानी हमारे यहाँ इस तरह की हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए गए। न लगाने का रीज़न ये था कि हमारा देश एक विविधतापूर्ण देश है। ठीक है, तो इस वजह से हमने जो है ये चीज़ें यहाँ पर रखी हैं। अब यहाँ पर हमारे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है जो सबसे आगे वही जीते। यानी कि यहाँ पर आप साफ साफ लाइन लिखी हुई है, जो सबसे आगे होगा वही जीतेगा। सबसे आगे का मतलब जिससे सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही हमारे यहाँ विजयी होगा। हमने यहाँ पर ये व्यवस्था कायम करी है। अब देखिए 1984 का लोकसभा इलेक्शन हुआ है, वहाँ पर ये इलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? यानी कि आज दिन तक इसका रिकॉर्ड नहीं टूट पाया है। 1984 वाला रिकॉर्ड जो है वास्तव में आज भी रिकॉर्ड बना हुआ है। इतनी बम्पर जीत कभी भी किसी, अभी तक 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और 17 लोकसभा चुनाव में इतनी जीत किसी को भी हासिल नहीं हुई है, किसी भी लोकसभा चुनाव में हासिल नहीं हो पाई है। यहाँ पे बताया गया है कि भाई 1994 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी को 543 सीटें हैं, उनमें से 415 सीटों पर इसे जो है वोट मिले थे। यानी कि 415 सीटें इसने निकाल के ले गई है, यानी कि लगभग 80% सीटें ये निकाली हैं इसने। 543 का जो 80% से ज़्यादा निकलता है आज तक, यानी कि आज तक के इतिहास में। यानी अब वर्तमान में भी उठा लें 2019 का जो 17वीं लोकसभा वाला चुनाव हुआ है, अब तक किसी को इतनी बम्पर जीत नहीं मिली है। ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर बेशक इसकी सीटें जो हमारी यहाँ 543 लोकसभा सीटें हैं उसमें से 415 सीटें मिल गई। लेकिन अगर हम वोट की बात करें कि भाई वोट कितने मिले, तो वोट इससे इतने ज़्यादा नहीं मिले थे। यानी इसे कांग्रेस पार्टी को मात्र 48% ही वोट मिले थे। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर जितने लोगों ने यहाँ पे मतदान किया उसमें से केवल 48% लोगों ने ही कांग्रेस को वोट दिया था। यानी मान लेते हैं देश में जितने भी लोगों ने मतदान किया है उसमें से मात्र 48% लोगों ने ही यहाँ पे कांग्रेस को वोट दिया था। ठीक है, फिर भी पार्टी को यहाँ पर कितनी है 80% से ज़्यादा सीटें मिल गई। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ वो आपको अभी हम यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है कि भाई 48% सीट मतदान मिला है, यानी वोट जितने पड़े हैं उन वोट का 48% इसे मिला है कांग्रेस को, लेकिन सीटें ज़्यादा निकल गई। सीटें ज़्यादा निकलने का रीज़न ये है कि हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि हमारे यहाँ जो है मतदान के अकॉर्डिंग जो सीटें विभाजित हों, इस तरह की हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ ओपन व्यवस्था है। ओपन व्यवस्था का मतलब ये है कि जो सबसे ज़्यादा जो है विजयी होगा। ठीक है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं। यहाँ पर यह भी कंडीशन नहीं है अपने देश में कि इतने नियत वोट होने चाहिए कि यहाँ पर मान लीजिए एक हमने नियत वोट बना दी है कि भाई 1000 वोट होने चाहिए या फिर 40% वोट होने चाहिए, 40% वोट होंगे तभी वो पहले पायदान पे आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एग्जाम में होता है कि 33% से ज़्यादा जो मार्क्स हों तभी आप जो है पास माने जाएंगे, 33% से नीचे फेल माने जाएंगे। वोटिंग सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सीधे शब्दों में मैं ये कहूँ तो यहाँ पर 33% वाला रूल नहीं है। यहाँ पर मान लेते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि किसी क्षेत्र में 1000 मतदाता हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर किसी क्षेत्र में कितने 1000 मतदाता हैं, वोटर हैं। अब वहाँ पर 3 कैंडिडेट खड़े होते हैं, नहीं 3 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं चुनाव में। अब यहाँ पर 1000 में से वहाँ के लोग जो हैं इतने ज़्यादा आलसी हैं कि मात्र 400 लोग ही वोट देने आए। ठीक है, यानी कि मात्र यहाँ का 40% लोगों ने ही वोट दिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 1000 में से 40% लोगों ने ही वोट दिया। और उसमें से भी 40% में से भी यहाँ पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति को यहाँ मिल रहे हैं 200 वोट। ठीक है, और बाद बाकी को मिल गए कितने, बाद बाकी को मिल गए 100 वोट। ठीक है, अब 200 वोट अगर मिल रहे हैं तो अगर हम देखें तो ये कितना हुआ, 1000 का 20% हुआ। यानी जिस व्यक्ति ए को वोट 200 वोट मिले वो कितना हुआ, 1000 का 20% ही तो हुआ। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो जितने वोट पड़े हैं उनमें से सबसे ज़्यादा वोट किसे मिला है। ये जरूरी नहीं है कि 1000 वोट है तो 1000 में हम ये तय कर दें कि यहाँ पर 33% का मतलब 330 वोट जिसको मिलेंगे वही विजयी होगा। ये बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि हमारे एग्जाम वगैरह में आप देखते हो 33%
पासिंग रखा गया है, उस तरह का यहाँ पे रूल नहीं है। यहाँ पर ये है, साफ साफ रूल ये है कि जो जितना मतदान हुआ है, क्योंकि कभी कभी पूरा मतदान हो नहीं पाता है, ऑब्वियस सी बात ये है, 50%, 60%, 70% जितना मतदान हुआ है, उस मतदान में हम ये देखें कि किस पार्टी के कैंडिडेट को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, सीटें बोल रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, उस आधार पर हमारे यहाँ जो है हार जीत तय होती है। आप सब लोग जानते भी होंगे। वर्तमान में हम अपनी व्यवस्था को देखें तो हमारे यहाँ जो हमारी संसदीय प्रणाली है, वहां पर लोकसभा में 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बटी हुई है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से यहाँ पर एक कैंडिडेट चुना जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि जिस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। सिंपल हमारे यहाँ प्रणाली रखी गई है, साफ सिंपल प्रणाली रखी गई है। यानी कि यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, जो मैंने अभी ऊपर लाइन डिफाइन की, कि विजयी प्रत्याशी के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले, कुल मतों का बहुमत की जरूरत नहीं है। यानी कि जो सबसे आगे होगा वही जीतेगा, जिसे हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम को हमने अपनाया है। यानी साफ साफ कहा जाए कि इस व्यवस्था को हम बहुलवादी व्यवस्था भी कहते हैं। बहुलवादी का मतलब क्या है? कभी कभी हम देखते हैं अयोग्य कैंडिडेट भी होते हैं, वो भी जीत जाते हैं। क्यों जीत जाते हैं? क्योंकि योग्य जो मतदाता हैं, योग्य मतदाता वोट देने ही नहीं जाते हैं, इस वजह से अयोग्य मतदाता काफी बार जीत जाते हैं। ये हमें देखने को मिलता है और इस शिकायत भी रही है, हमने पढ़ा भी है पूर्ववर्ती कक्षाओं में, कि भाई भारत की जनता जो 100% अगर मतदान करने लगे तो ऑब्वियस सी बात है कैंडिडेट अच्छे खासे चुनकर आए। क्यों चुनकर आए? रीजन ये है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर आप देखते होंगे मतदान कितना होता है, 50 से लेकर 60% के बीच में एवरेज रहता है, हर बार यही होता है। अब यहाँ 50 से 60% जो मतदान होता है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर पढ़े लिखे लोग वोट डालना ही नहीं चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सर्वे बताती है और आप पढ़ भी चुके हैं एनसीईआरटी किताबों में कि पढ़े लिखे वोट पढ़े लिखे लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। उन्हें लगता है कि राजनीति बेकार चीज है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो लोग जो है पढ़े लिखे नहीं है, अपने हितों की बात नहीं जानते हैं, अपने अधिकारों की मांग नहीं जानते हैं, केवल एक बहकावे में आ गए हैं, वो जोर शोर से वोट डालते हैं। और उन जोर शोर से वोट डालने की वजह से क्या होता है, अच्छे प्रतिनिधि नहीं चुन पाते हैं। यानी जो अच्छे प्रतिनिधि हैं वास्तव में वो तभी चुने जाएंगे जब पढ़े लिखे लोग भी आएंगे, वो भी अपना मत व्यक्त करेंगे और इसके बाद तभी चुने जाएंगे। अब यहाँ पर जो ये 50-60% लोग हैं, ये अपनी मनमर्जी से चुन लेते हैं और इस वजह से कई बार क्या होता है कि बहुलवादी व्यवस्था भी कायम हो जाती है। बहुलवादी का मतलब क्या है कि एक ढर्रे पे वोट पड़ गया पूरा, कि भाई एक ढर्रे पे लोगों ने कहा कि भाई फलाना आदमी जीत रहा है। अब ये नहीं मतलब है पढ़ा लिखा है या नहीं है, क्रिमिनल बैकग्राउंड से आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, नहीं, हमने उसे जिता दिया। तो ये हमें देखने को इस तरह का मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रणाली जो है, इस पर आलोचनाएं भी उठती हैं, लेकिन कोई और तरीका भी नहीं है। साफ साफ बात यह है कि हमारे भारत जैसे विशाल देश में कोई और तरीका भी नहीं है जिसके जरिए हम यहाँ पर और व्यवस्था कायम कर पाएं। ये कोई तरीका भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ यही है, संविधान, इसी विधि को हमारे संविधान में स्वीकार किया गया है आम जनता के लिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी कि जो सबसे आगे होगा दौड़ में वही विजयी होगा। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी दिया गया है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि भाई वही एग्जाम्पल जो पहले मैंने बताया है, यानी कि 1000 वोटों वाला एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल दिया था, वही एग्जाम्पल यहाँ पे डिफाइन किया है। तो ये सबको हम बात कर चुके हैं। तो हमारे यहाँ जो आम व्यवस्था वोटों की यही है, ध्यान रखना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम वाली व्यवस्था है। एक अन्य व्यवस्था और है वोटिंग वाली, वो व्यवस्था है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। देखिए ये जो प्रणाली है आपकी, ये आपकी जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम आपने ऊपर देखा, उससे थोड़ी डिफरेंस है, यानी उससे थोड़ी डिफर है, और उससे थोड़ी डिफर नहीं है, काफी डिफर है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पर क्या था, सिंपल था। वहां पर तो हमारे सामने मान लीजिए 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में हम गए मतलब वोट डालने, और हमें जो पसंद आ रहा है कैंडिडेट, उसके आगे हमने बैलेट पेपर पर या तो मोहर लगा दी या फिर अपने बटन दबा दिया। ईवीएम हुई तो बटन दबा दिया, और जिसके वोट ज्यादा हुए वो विजयी हो गया। वहां पर और कोई वहां पर जो है कहा जाए कोई झंझट नहीं था। लेकिन बात जब समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की आ जाती है, तो यहां पर जैसा कि नाम से नजर आ रहा है कि भाई यहां पर अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिसको जितने मतदान मिलेंगे, जिसको जितने वोट पड़ेंगे, उसी के अनुपात में उसे सीटें मिलेंगी। यहां पर इससे ये निकल के आ रहा है। देखिए ये जो हम व्यवस्था है यहाँ पर, अगर विश्व में देखें इस व्यवस्था के बारे में, तो इस व्यवस्था को उन्हीं देशों ने अपनाया है जहां पर हमें जो मतदान है, यानी मतदान करने वाले व्यक्ति जो है लिमिटेड होते हैं, क्योंकि ब्रॉड लेवल पर ये पॉसिबल नहीं है। और खास करके भारत जैसे देश में इस व्यवस्था को न रखने का रीजन ये था क्योंकि ये व्यवस्था जो है बड़ी जटिल टाइप की है। यहाँ पर आम जनता जो है इस तरह की व्यवस्था को से अवगत नहीं हो पाएगी, तो इसलिए हमारे देश में आम जनता के लिए व्यवस्था ये नहीं रखी है। ठीक है, खास करके छोटे देश हैं या फिर मतदान का छोटा कोई सिस्टम है, वहां पर तो ये चल जाती है व्यवस्था, लेकिन एक लार्ज स्केल पर ये पॉसिबल नहीं हो पाती है। पहली बात तो आप ये जान लीजिए। यहां पर मैंने बताया कि समान अनुपात में सीटें मिल जाती हैं, यानी जिसको जितने अनुपात में मिला होगा। जैसे एक एग्जांपल ले देते हैं, यहाँ पे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में हम यहाँ पर इजराइल में है ये सिस्टम है, तो हम ये मान लेते हैं कि भाई इजराइल में
टोटल जो वहां पर कितनी सीटें हैं, यानी पूरा उनका जो एक पूरा इजराइल है, पूरा एक निर्वाचन क्षेत्र है और उस निर्वाचन क्षेत्र में 10 सीटें हैं। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र के अंदर 10 कैंडिडेट को हमें यहाँ पे चुनकर आना है और यहाँ पर 2 पार्टियां हैं इजराइल में, यानी पार्टी ए और पार्टी बी है। पार्टी ए और पार्टी बी है। अब देखिए, ए पार्टी ने अपने 10 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी और लिस्ट में पूरी वरीयता क्रम में लिस्ट जारी की जाती है, पहले नंबर पे कौन रहेगा, दूसरे पे कौन रहेगा। बी ने भी अपनी 10 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी। अब होता क्या है इसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में, यहां पर क्या है, जब वोट डाला जाएगा, वोट डलवाया जाएगा तो फिर ये देखा जाएगा कि भाई यहां पर किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं। दूसरी बात, यहां पर कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं होगा, यानी लोग जो वोट डालने जाएंगे उन्हें प्रतिनिधि से मतलब नहीं होगा कि भाई प्रत्याशी कौन है। प्रत्याशी प्राथमिकता नहीं है, प्रत्याशियों को नहीं देखेंगे, वो केवल पार्टी को देखेंगे, यानी पार्टी को वोट देंगे। एंड में मान लेते हैं कि इजराइल में 100 सीटें हैं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, जरूरी नहीं है 100 सीटें हों वहां पर, यानी सॉरी 100 सीटें बोल रहा हूं, 100% जो वोटिंग में से ले रहा हूं मैं, कि मान लीजिए पार्टी, यानी यहाँ पे सीटें इजराइल में 10 हैं, ठीक है, यानी 10 कैंडिडेट यहाँ पे लिए जाएंगे। अब यहाँ पे 60% वोट मिल गए किसे, ए वाले को, यानी 60% वोट मिल गए किसको, ए वाले को, 40% मिल गए वोट इसको, बी वाले को। तो यहां पर क्या होगा कि अपनी सूची में से, वरीयता क्रम में से ए वाले 6 कैंडिडेट को यहां पे उठा लेंगे और बी वाले क्या करेंगे, 4 कैंडिडेट को यहां पे उठा लेंगे। तो ऐसे करके 10 लोग यहां पर आ जाएंगे। अब देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है इस प्रणाली की, सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर क्योंकि कुछ हमने क्राइटेरिया तय कर देते हैं कि इतने % वोट मिल जाएंगे तो आपको एक सीट मिल जाएगी। तो यहाँ पर पहली बात ये होती है, वोट खराब नहीं जाता है और जो तमाम जो लोग हैं, जैसे तमाम लोग अपने केवल इंटरेस्ट के लिए चुनाव लड़ते हैं, वो उस तरह के लोग यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं और साथ ही साथ पार्टियां भी लिमिटेड रहती हैं। पार्टियां यहाँ अपने यहाँ की तरह नहीं है कि सभी आगे कूद पड़े चुनाव में, ऐसा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इजराइल में यहाँ पर वही बताया गया है कि इजराइल में मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें दी जाती हैं जिस अनुपात में उन्हें वोटों का हिस्सा मिलता है। यानी कि वही मैंने बताया कि प्रत्येक पार्टी क्या करती है, चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है, यानी प्रेफरेंस जो सूची है वो जारी कर देती है, जैसे मैंने बताया। यानी कितने कैंडिडेट मान लीजिए वहां पे लेने जाने हैं तो उतने तो कैंडिडेट की ये सीट सूची जारी कर देती है। तो जितने सीटों का उसे कोटा दिया जाता है, कोटे का मतलब यहाँ पर वो कोटा नहीं है, देखिए समझने वाली बात है, कोटा का मतलब यहाँ वो कोटा नहीं है, आरक्षण वाला कोटा नहीं है। यहाँ पर कोटा का मतलब ये है कि विजयी होने के लिए जितने वोटों की आवश्यकता होती है, जितने मतदान की आवश्यकता होती है, वो कोटा बताया गया है। मान लीजिए यहाँ पर ये कहा गया है कि जो एक कैंडिडेट है, एक पार्टी है, उसको जीतने के लिए कम से कम 10% से ऊपर मत चाहिए, तो ये कोटा बोला जाएगा कि 10% से ऊपर हमने कोई संख्या रख दी कि मान लेते 50%, यानी यहाँ पे हमने ये रख दी कि 30% एक कैंडिडेट को वोट मिल जाए तो वो कोटा हो गया। तो इस तरह का कोटा होता है ये। ठीक है, अभी हम इस कोटा को अभी आगे और पढ़ेंगे, अच्छे से डिफाइन करेंगे अपने, जब भारतीय प्रणाली आएगी तब वहां पर हम देख लेंगे इसे। ठीक है, तो चुनाव की जो व्यवस्था है इसे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं और यहां पर वही बताया गया है, इसमें प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती हैं जितने % उसे वोट मिले हैं। तो यहां पर हमें ये देखने को मिलता है, देखिए आपके यहां पर जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है इसके 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार जो मैंने ऊपर डिफाइन किया है वो तो इजराइल वाला प्रकार है, इजराइल में और नीदरलैंड में यही व्यवस्था चल रही है। इसमें एक दूसरी व्यवस्था भी है, दूसरा तरीका जो है वो अर्जेंटीना और पुर्तगाल में देखने को मिलता है। दूसरा तरीका यह है कि इसमें पूरे देश को जो है बहुत सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, यानी कि जो पहले एक तो तरीका आपने इजराइल वाला देख लिया, इजराइल नीदरलैंड वाला, कि पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र बना दिया। इसमें दूसरे तरीके में अर्जेंटीना और पुर्तगाल वाले में क्या करते हैं कि पूरे क्षेत्र को जो है, पूरे देश को बहुत सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट देते हैं। प्रत्येक पार्टी क्या करती है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची बनाती है जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना है। यहाँ पर ऐसे करके सूची बनाई जाती है। तो और यहाँ पर क्या होता है, दोनों ही रूपों में मतदाता क्या होता है, केवल और केवल अपने राजनीतिक दलों को वोट देते हैं, ना कि प्रत्याशियों को। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि भाई वोट परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे सीटों को मिलती हैं, परसेंटेज के हिसाब से प्रत्याशी चुनकर आते हैं। मान लीजिए 50% सीटें मिल गई तो पार्टी ए के 50 जो 5 कैंडिडेट आ गए और पार्टी बी के भी, यानी एग्जाम्पल 10 में से एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, मान लेते हैं 10 कैंडिडेटों का चयन करना है हमें 100% वोटिंग में से, तो यहाँ पे पार्टी ए को 50% वोट मिल गए तो 5 कैंडिडेट ए के आ गए और पार्टी बी को 50% मिल गए तो 5 कैंडिडेट बी के आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में, यहाँ पर कैंडिडेट का चेहरा सामने नहीं होता है, यानी कैंडिडेट को वोट नहीं करते हैं लोग, पार्टियों को वोट करते हैं। ठीक है, तो बाद में यहाँ पर वही बताया गया, एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उस निर्वाचन क्षेत्र में उसे सीटें दे दी जाती हैं। अब यहाँ पर आपकी जो इजराइल वाली प्रणाली है, इजराइल में किस तरह से चुनाव होते हैं वो बताया गया है कि इजराइल में विधायिका वहाँ की जो है नेसेट बोलते हैं, इसमें प्रत्येक 4 वर्ष पर चुनाव होते हैं।
और प्रत्याशियों की सूची जारी की जाती है। लेकिन यहाँ पे वही सिस्टम है कि मतदाता यहाँ पे प्रत्याशियों को नहीं देते हैं बल्कि पार्टियों को देते हैं, और जितने वोट प्राप्त होते हैं उनके अनुपात में ही विधायिका में सीटें दी जाती हैं। यहाँ पर वही कोटा वाली शर्त जो निर्धारित की गई है वो ये की गई है कि एक विधायिका में सीट पाने के लिए किसी को न्यूनतम 3.25% मत मिलने चाहिए, ये यहाँ पे कंडीशन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है कौन कौन सी पार्टियां हैं, कितने कितने वोट मिले हैं। तो यहाँ पर एक लिक्विड पार्टी है, इसे 23.40% वोट मिले, इसे 30 सीटें मिल गई हैं, यानी इनकी टोटल सीटें 120। तो ऐसे करके डिवाइडेशन हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इनकी ये प्रक्रिया है, ये इजराइल वाली। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं भारत की। देखिए, आपने ऊपर के 2 प्रकार पढ़ लिए, वो आपके विदेशों में हैं। ठीक है, भारत में इसका एक तीसरा प्रकार अपनाया गया है, यानी भारत में इस प्रणाली का एक तीसरा प्रकार अपनाया गया है, वो बिल्कुल डिफर है, वो भी हम देखेंगे। और जो भारत में प्रकार अपनाया गया वो थोड़ा कह सकते हैं जटिल है, यानी इन देशों की तुलना में वो प्रकार जटिल है। तो भारत में क्या है, ये इनडायरेक्ट चुनाव की जो पद्धति है इसको सीमित रूप में अपनाया गया है, और हमारे यहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनाव के लिए हमने इस प्रणाली को अपनाया है, और एक जटिल स्वरूप इसका है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। अब देखिए, आप लोगों के मन में ये बात आ रही होगी, काफी बच्चों के मन में बात आ रही होगी कि सर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषदों के लिए हम डायरेक्ट मतदान क्यों नहीं करवाते हैं, जनता से मतदान क्यों नहीं करवाते हैं। तो इसका जवाब मैंने आपको लक्ष्मीकांत की पॉलिटी में भी दिया था और यहाँ भी दे रहा हूं। देखिए, रीजन ये है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का जो पद बेशक बड़ा है, लेकिन उनका जो कार्यकारी शक्तियां हैं, यानी उनके कार्य करने की जो शक्तियां हैं, वो कहीं ना कहीं विधायिका के अधीन ही हैं। ये बात हम जानते हैं। ठीक है, यानी उनकी जो शक्तियां हैं वो विधायिका के अधीन ही रहती हैं। ये विधायिका से इतर, यानी विधायिका से अलग हटकर काम नहीं कर सकते हैं। ये बात आप सब लोग जानते हैं। चूंकि ये विधायिका से अलग हटकर काम नहीं कर सकते, तो ऑब्वियस सी बात है विधायिका का रोल अहम है। तो विधायिका का चयन कौन कर रही है, जनता कर रही है। तो यहां पर हम टाइम बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए हम ये करते हैं कि हमारे जो कैंडिडेट चुनकर जाते हैं, यानी कि राज्य विधानसभाओं के, लोकसभा के, राज्यसभा के जो कैंडिडेट होते हैं, उनसे इनका मतदान करवा लेते हैं ताकि समय बच जाए। क्योंकि यानी कि ये राज्य विधानसभाओं के कैंडिडेट हुए, लोकसभा और राज्यसभा के कैंडिडेट जो हुए, वो भी तो हमारे ही कैंडिडेट हैं, यानी हम ही लोग तो चुनकर भेज रहे हैं उन्हें। तो ऐसे करके यहाँ पर क्या होता है कि ये टाइम बच जाता है, और इन लोगों का इस पद्धति से, यानी समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली से इनका चुनाव संपन्न करा लिया जाता है। क्योंकि संख्या ज्यादा नहीं होती है, संख्या लिमिटेड होती है। यानी अगर हम बात कर लूं देश में, तो देश में आपके विधानसभा के जो आपके कैंडिडेट हैं उनकी संख्या है 4120 विधानसभा के कैंडिडेट हैं। लोकसभा वाले आपके जो कैंडिडेट हैं आपके, ये भी 543 संख्या है इनकी, लोकसभा वालों की। राज्यसभा वालों की जो संख्या आपकी जो है वो है 233 है अभी। ठीक है, तो ऐसे करके आपकी वर्तमान जो संख्या है वो 4896 बनती है। 4896 के करीब ये संख्या बनती है आपकी। यानी इतने लोगों में ही मतदान होता है राष्ट्रपति वगैरह का। ठीक है, इतने ही लोगों से राष्ट्रपति का मतदान हो जाता है, 4896। तो आप समझ सकते हैं सीमित मतदान है, ज्यादा लंबा मतदान नहीं है। ठीक है, तो यहां पर वो पॉसिबल है। अब देखिए, यहां पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में तुलना की गई है कि क्या तुलना है, क्या क्या मतलब इनकी लाभ हानि है, वो बताया गया है। एक तरफ तो अब तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यानी सर्वाधिक वोट पाने वाली प्रणाली है, और दूसरी तरफ है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो यहां पर क्या करते हैं इसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में कि पूरे देश को हम छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं। ठीक है, जिन्हें हम निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं। यहां पर क्या कहते हैं कि किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को हम पूरा एक निर्वाचन क्षेत्र मान लेते हैं, और पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र में गिना जाता है। क्योंकि हम वहां पर पहले से हमारी सूची तय होती है हर पार्टी की, और उस सूची में जितने परसेंट वोट मिले हैं तो उतने ही परसेंट वो अपने कैंडिडेट उठा लेते हैं ऊपर से। ठीक है, दूसरी बात यह है कि यहां पर क्या है कि हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। अब देखिए, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें प्रणाली में। यहां पर क्या है कि यहां पर तो एक निर्वाचन क्षेत्र है तो एक ही कैंडिडेट चुना जाएगा, नहीं, यहां पर ऐसा नहीं होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में। यहां पर एक निर्वाचन क्षेत्र से मान लीजिए 50-50 रहा, कहीं पर 50-50% का रहा, तो क्या होगा, यहां पे 2 कैंडिडेट चले जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर किसी एक निर्वाचन क्षेत्र से जो कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। यहां पर वोट जो पड़ता है वो प्रत्याशी का चेहरा देख के पड़ता है, प्रत्याशी हमारे यहां से कौन है, हम उस प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं, और उसके बाद पार्टी को देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है कि भाई पार्टी का सिंबल रहता है कि भाई पार्टी आ गया है, पार्टी को ही वोट कर रहे हैं आप लोग, और पार्टी को कितना मतदान मिला वो बाद में फिर काउंट हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग सीटें मिल जाएंगी। ठीक है, पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती हैं। यानी मान लीजिए पार्टी को वोट, जैसे कांग्रेस वाला आपने देखा 48% वोट मिले, लेकिन 415 सीटें मिल गई उसे। ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर जितना मत मिलेगा उसी के अनुपात में विधायिका को सीटें मिलेंगी, ये बात आप देख चुके हैं। विजयी उम्मीदवारों को जरूरी नहीं है कि वोटों का बहुमत 50% +1 मिले,
यानी कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 50% प्लस एक में, मतलब यहाँ पर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले कि मान लीजिए 1000 वोटर है वहाँ पर और 1000 वोटर में से 400 वोटर ही वोट डालने गए, 400 में से 200 ने 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं ABC खड़े हुए, तो 200 ने ए के फेवर में डाल दिए, 100 ने जो बी के फेवर में और 100 ने जो सी के फेवर में डाल दिए, तो 200 वाला यहाँ पे विजयी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं है कि भाई 50% वोट से ऊपर मिला तभी ये विजयी माना जाएगा, नहीं, यहाँ पर जिसके ज्यादा हुए। अब मान लीजिए 1000 कैंडिडेट में से मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, 1000 यहाँ पे वोटर हैं और 1000 में से 3 को वोट पड़ने हैं, तो 1000 में से मान लीजिए केवल 10 लोग ही वोट डालने आए, ठीक है, और 10 के 10 लोग ए के फेवर में वोट डाल के चले गए, 990 वोट डालने नहीं आए, तो भी यहाँ पर ए को विजयी घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है, चाहे इसे अच्छाई मान लो या खामी मान लो। तो ये आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक तय कर दिया जाता है कि कितना वोटों का बहुमत मिलना चाहिए। एग्जाम्पल दिया गया कहाँ कहाँ ये व्यवस्था है, आपके यूके में है, भारत में है, ये इजराइल और नीदरलैंड में व्यवस्था है, ठीक है, भारत में है इसका प्रकार। तीसरा प्रकार जो है भारत में थोड़ा जटिल प्रकार है और जटिल प्रकार जो है वो मैं समझाऊंगा आपको। तो अब भारत में जो प्रणाली है, तो उस प्रणाली में हमने राज्यसभा में जो वोटिंग होती है वहां का जिक्र कर लिया है। हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का जिक्र ना करके हमने राज्यसभा की जो वोटिंग प्रणाली है उसका जिक्र कर लिया है। क्योंकि राज्यसभा में क्या है, हर राज्यों को प्रतिनिधि आते हैं, हर राज्यों से जो है निर्धारित कर दी गई है संख्या कि भाई किस राज्य से, जैसे मान लीजिए यूपी से सबसे ज्यादा आपके राज्यसभा कैंडिडेट जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे राजस्थान का दिया गया है कि राजस्थान से 4 कैंडिडेट जाते हैं राज्यसभा में, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा स्वरूप जो भारत में देखने को मिलता है और हमने स्वरूप अपनाया है, ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, ठीक है। यानी कि ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है वो अभी मैं बताऊंगा, वो अभी आप देखेंगे। आप इसमें प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटें निश्चित जो है सीटों का एक निश्चित कोटा प्राप्त है, ठीक है, और यहाँ पर एक निश्चित कोटा में सीटें दे दी गई हैं कि भाई जनसंख्या के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। वो एक लंबी प्रक्रिया है, वो कभी चर्चा होगी तो हम इसका डिटेल में एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है कि पूरा मैं समझाऊं कितना कितना कोटे में डिवाइड की गई हैं, कौन सी प्रणाली के अकॉर्डिंग ये वोटिंग बिहेवियर डिवाइड किया गया है, ये भी यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बताने में 1 घंटा निकल जाएगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर राज्यों की विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो आपको पता है वो क्या करते हैं, वो चुनाव करते हैं कि हमारे यहाँ से कौन कौन से कैंडिडेट जो है राज्यसभा के लिए जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल वही बताया गया है कि राजस्थान का एग्जांपल ले लिया गया है, राजस्थान का एग्जांपल ले लिया गया है कि राजस्थान में जो आपके विधानसभा कैंडिडेट हैं 200 कैंडिडेट हैं, और लेकिन यहाँ पर राजस्थान से राज्यसभा के लिए जो चयन होने वाले कैंडिडेटों की संख्या कितनी है, 4, यानी कि यहाँ पर राजस्थान से राज्यसभा के लिए 4 कैंडिडेट जाएंगे, ठीक है। तो ये बताया गया है कैसे वोट पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया, यही फॉर्मूला जो है राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए भी यही लगता है, कुल मतदान अपॉन कुल विजयी उम्मीदवार कितने हैं और +1, बाद में फिर +1 कर देते हैं। यानी राजस्थान के 200 विधायक हैं तो 200 में से राज्यसभा के लिए 4 कैंडिडेट ही चुनना है केवल 200 विधायकों में को, यानी कि राजस्थान से जो आपकी राज्यसभा की सीटें हैं वो केवल 4 सीटें हैं। अब इनके लिए चुनाव जो करेंगे वो राजस्थान के विधायक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल राजस्थान के विधायक कितने हो गए, 200 हो गए। सीटें कितनी, यानी कि हमें कैंडिडेट कितने चुनने हैं, राज्यसभा के लिए 4 चुनने हैं, तो यहाँ पर 4 + 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया है, यहाँ पर 5 को हम 2 से करेंगे यानी 40 + 1, यानी कहने का मतलब ये है जो 4 कैंडिडेट चुने जाने हैं, 4 जो राज्यसभा के कैंडिडेट राजस्थान से चुने जाने हैं, इन्हें जो वोट मिले उनकी संख्या 41 से ज्यादा हो, यानी जिस प्रत्याशी को 41 से ज्यादा वोट मिल जाएंगे वही यहाँ पर जो है राज्यसभा का जो है प्रतिनिधि जो है राज्यसभा का जो है चयनित हो जाएगा, राज्यसभा के लिए चयनित हो जाएगा। यानी एक कंडीशन लग गई है राज्यसभा के लिए चयनित होने के लिए न्यूनतम वोट 41 वोट मिलना ही चाहिए, ठीक है। अब वोटिंग होती कैसे है, वोटिंग हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो तकनीक अपनाई गई है वो प्रेफरेंशियल वोटिंग अपनाई गई है, यानी प्रथम वरीयता तकनीक अपनाई गई है। वरीयता का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक आपने ऊपर प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पढ़ी थी, वहां पर ओपन ये था कि आपको जो पसंद आता था आप किसी एक कैंडिडेट पर अपनी मोहर लगा देते थे, आप ईवीएम का बटन दबा देते थे। लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हमारा जो चयन होता है वो जैसे हम विवाह का चयन नहीं करते हैं वैसी चयन होता है। विवाह का चयन कैसे करते हैं कि मान लीजिए आपके सामने 4 लड़कियां रख दी, 4 लड़कियों की आपके प्रस्ताव हैं A B C D, तो आपसे पूछ लिया गया कि भाई आपको सबसे ज्यादा कौन सी पसंद है, तो आपने कह दिया भाई C वाली हमारी जो है पहली चॉइस है। अब मान लीजिए C वाली आपको पसंद करती है नहीं करती है वो अलग बात है। अब C वाली ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो आपने कह दिया नहीं, फिर तो D वाली को हमारी सेकंड चॉइस है, C वाली नहीं करेगी तो D वाली हम सेकंड नंबर पे कर लेंगे। D वाली ने रिजेक्ट कर लिया तो आपने कहा A वाली हमारी तीसरी चॉइस है, B वाली चौथी चॉइस है। यानी हम यहाँ पे प्रेफरेंस बना देते हैं कि भाई C नहीं मिलेगा तो सेकंड नंबर पे D आ जाएगी, D नहीं मिलेगा तो थर्ड नंबर पे हमारा A वाला कैंडिडेट चुन लेंगे, ठीक है। और अगर कोई नहीं मिलता है तो लास्ट में B वाला ही चुन लेंगे, यानी ये प्रेफरेंस बना दिया। तो वही प्रेफरेंस यहाँ पर भी लागू होता है। मान लीजिए 4 कैंडिडेट हैं,
यानी कि एक जगह से 4 कैंडिडेट खड़े हुए यहाँ पर। अब 4 में यहाँ पर क्या होता है, वोटिंग जो होती है वहां पर जो है मोहर नहीं लगाई जाती है। मोहर या वोट यानी ईवीएम सपोर्ट नहीं पड़ता है, प्रेफरेंस लिखना होता है कि भाई आपको वरीयता में किसे रखना है। अब जैसे हम मान लेते हैं बी वाला कैंडिडेट है, इसको किसी कैंडिडेट ने ऐसे करके वोट किया कि बी वाला हमारी पहली चॉइस है, सी वाला हमारी यहाँ पे तीसरी चॉइस है, ठीक है, ए वाला दूसरी चॉइस है और डी वाला चौथी चॉइस है। तो ये क्या हुआ, ये वरीयता क्रम में वोटिंग हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है, जब काउंटिंग होती है तो काउंटिंग यहाँ पर राउंड में होती है। राउंड में कैसी होती है वो भी आप जान लीजिए। यहां पर सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि भाई पहले राउंड में चेक किया जाता है कि कितने लोगों ने ए कैंडिडेट को प्रथम वरीयता रखा है, यानी कितने लोगों ने ए कैंडिडेट को प्रथम वरीयता रखा है। अब मान लीजिए वहां पे संख्या निकल के आई कि 10 लोगों ने ही रखा है प्रथम वरीयता ए कैंडिडेट को, बाद बाकी लोगों ने यानी 20 लोगों ने बी को रखा है, सी को 30 लोगों ने वरीयता रखा है अपना, ठीक है, ऐसे करके यहां देख लिया जाता है। तो क्या होता है, इसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, यानी कम वाले कैंडिडेट को, और इसके वोट जो होते हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, ठीक है, वो अन्य कैंडिडेट के लिए वोटों को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो ए कैंडिडेट वाले जो वोटर हैं उन्होंने चॉइस तो रखी है कि भाई ये हमारे ये इतने होंगे, ये हमारे सेकंड थर्ड पर, तो ऐसे करके यहाँ पे वोट इसके हस्तांतरित हो जाते हैं यहाँ पर। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है बताया गया है यहाँ पर कि प्रथम वरीयता की वोटों की गणना के बाद प्रत्याशियों को अगर वांछित संख्या का वोटों की संख्या कोटा प्राप्त नहीं होता, वांछित संख्या का कोटा क्या है, तो यहां पर मैं बोल रहा था, यहां पर देखिए वांछित संख्या का कोटा जो है, कोटा का मतलब ये 41 वोट, यानी कि एक कैंडिडेट को विजयी होने के लिए 41 वोट मिलने ही चाहिए, 41 लोगों का समर्थन मिलना ही चाहिए। इससे कम होगा तो विजयी नहीं होगा, इससे कम होगा तो उसके वोट जो होंगे वो खराब नहीं होंगे, वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ये यहाँ पर इसकी जो है पहली पहचान है। यानी कि यहाँ पर जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हमारे यहाँ जो सिस्टम अपनाया गया है ये वाला, इसमें यही होता है, यहाँ पे वोट खराब नहीं होते हैं। जैसे आपने देखा होगा फर्स्ट पास्ट का पोस्ट, वहां पर ये है कि मान लीजिए कहीं, फिर से एग्जांपल मैं 100 वाला ले लेता हूँ, सबसे सिंपल एग्जांपल 100 वाला है, ठीक है। तो मान लीजिए फर्स्ट पास्ट पोस्ट में ये हो गया कि भाई 4 कैंडिडेट हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ पर ए को यहाँ पर मिल गए 20 वोट, बी को मिल गए 10 वोट, ठीक है, सी को मिल गए यहाँ पर 5 वोट, यानी कि यहाँ पर कितने हो 20 और 10 30 और 5 35 हो गए, ठीक है। और यहाँ डी को मिल गया 65 वोट। तो यहाँ पर ये हो जाता है यहाँ पर कि भाई ये जो वोट हैं ये बेकार चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो सबसे कम वाला वोट है, मान लीजिए वो रेस में नहीं है, राउंड 1 में नहीं आ रहा है, तो उसके वोट को ट्रांसफर कर दिया जाता है, बाद बाकी लोगों में बांट दिया जाता है। ये यहाँ इसकी जो पहचान है, यानी इस तरह की प्रणाली हमने अपनाई है। देखा जाए तो आम भाषा में अगर मैं कहूँ तो आम लोगों की समझ से बाहर है, ठीक है। क्योंकि आम लोगों की समझ से बाहर होने का रीजन यही है, आम लोग इतनी जटिल प्रक्रिया नहीं जान सकते हैं, क्योंकि उन्हें सिंपल तरीका हर किसी को पसंद है कि भाई वोट डाल दे रहे हैं, जिसके में ज्यादा पड़ जाए वो विजयी हो गया। तो लोगों के लिए, आम लोगों के लिए रखी नहीं गई है, केवल और केवल ये सीमित लोगों के लिए रखी गई है, ठीक है। तो ये वही बताया गया, पुनः मतगणना की जाती है, वांछित संख्या वोटों का प्राप्त नहीं कर लेता है, मान लीजिए उस प्रत्याशी को मतगणना से निकाल दिया जाता है, और प्रथम वरीयता वाले सबसे कम वोट जिसे मिले हों उसके वोटों को अन्य प्रत्याशियों में बांट दिया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो इसी को मत हस्तांतरित वाली प्रणाली कहा जाता है, यानी जो आपकी ऊपर पढ़ा आपने, यानी ऊपर जो एकल संक्रमणी मत प्रणाली, तो ये हस्तांतरणीय मत प्रणाली बोली जाती है, यानी इसमें वोट ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। यानी आपका जो कम वाला कैंडिडेट है उसके वोट अगर मान लीजिए वो वरीयता प्राप्त नहीं कर पा रहा है, 41 तक नहीं पहुंच पा रहा है, सबसे कम वोट है, तो उस ऐसे कैंडिडेट को एलिमिनेट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, उसके वोट को बाद बाकी कैंडिडेट बचे हुए हैं उनमें बांट दिया जाता है। तो ऐसे करके यहाँ पर इसका निकाला जाता है। मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, सेपरेट सीरीज लेकर आऊंगा, और अगर किसी को ज़्यादा जल्दी हो देखने की वीडियो तो मैं आपको एक हेल्प कर दे रहा हूँ। आप जो दृष्टि IAS के फाउंडर हैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, तो डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति का एक वीडियो है, उस वीडियो का मैं पूरा पता भी बता दे रहा हूँ, वो वीडियो कौन सा है, किस नाम से है। वो राष्ट्रपति इलेक्शन वाला वीडियो है उनका, यानी कि अपने भारत में जो राष्ट्रपति चुनाव होते हैं उसकी वोटिंग प्रणाली, वोटिंग प्रक्रिया का वीडियो लगभग 2.5 घंटे का वीडियो है, तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं ऐसा नहीं है कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति मैं चैनल चला रहा हूँ तो उनका, देखिए वो मेरे गुरु हैं, मैं उनका पूरा आदर करता हूँ, और जो चीज़ अच्छी है तो उसके लिए मैं आपको एडवाइस भी देता हूँ, आप बिल्कुल उन्हें फॉलो कीजिए, उन्हें देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये मत सोचिए कि मयंक सर दृष्टि IAS का प्रचार कर रहे हैं, नहीं, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे गुरु हैं, तो मैं गुरु का हमेशा आदर करता हूँ। तो यहाँ पर आपको अगर ज़्यादा जल्दी है कि मुझे देखना है कैसे ये पूरा वोटिंग सिस्टम हो रहा है, तो वहाँ पर आप इसे डिटेल में देख लीजिए, लगभग 2.5 घंटे का उनका वीडियो है, ठीक है। और मैंने बता दिया किस नाम से है, यानी आज से लगभग 4 साल पहले वीडियो, 3-3.5 साल पहले अपलोड हुआ था वीडियो वो, तो वो वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब वही बताया गया कि भारत में ये सर्वाधिक वोट वाला ही सिद्धांत क्यों अपनाया गया,
अपनाने का तरीका ही मैंने बता दिया, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा थी, ज़्यादा जनसंख्या में पॉसिबल नहीं है कि इस तरह का सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो लागू किया जाए कि बार बार हमें चेक करें कि ए वाला नहीं हुआ तो बी वाला हो जाए, बी वाले को वो जो यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं मिल रहा तो डी वाला हो जाए। दूसरी बात ये थी कि हमारे यहाँ सब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे का मतलब आप समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे ही हैं जो केवल अंगूठा लगाने वाले हों। तो ऐसे में उनसे अगर कहा जाए कि नंबरिंग लिखिए, अपनी चॉइसेस लिखिए कि प्रथम वरीयता कैसे होगी, द्वितीय वरीयता कैसे होगी, तो इसलिए यहाँ पे लार्ज स्केल पर 135 करोड़ की आबादी वाले देश में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाला सिस्टम जो है ये रखा है, ताकि लोग आसानी से समझें और आसानी से अपने कैंडिडेट को विजयी बना दें। ठीक है, तो यहाँ पर आपने रख लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि यह प्रणाली जो है मतदाताओं को केवल दलों में ही नहीं वरन उम्मीदवारों में भी चयन स्पष्ट विकल्प देती है। यानी कि हम जो हमारे यहाँ प्रणाली अपनाई है तो उससे क्या है, मतदाता केवल दल में ही नहीं वरन उम्मीदवार में भी चयन कर सकते हैं। नहीं भाई ये उम्मीदवार खड़े हैं तो इन उम्मीदवार में से चयन कर लें, और समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली में वहां पर तो ऐसा विकल्प है ही नहीं। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाने के, वो हमने यहाँ पर देख लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये सब जो बातें बताई गई हैं बार बार, वो बातें यही सब बताई गई हैं, कठिनाई कहाँ कठिनाई हो रही थी कहाँ, तो इस हिसाब से ये बातें सब कही गई हैं। और मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, सबसे आगे हम निकलते हैं कि भाई भारत में और आगे क्या हुआ है वो हम देखेंगे। अब हमारे देश में जो है संविधान निर्माताओं ने इस प्रणाली को क्यों नहीं रखा आम लोगों के लिए। आम लोगों के लिए न रखने का रीजन सबसे बड़ा ये था कि बहुमत प्राप्त होने में यहाँ पर बहुत दिक्कत आएगी। छोटे दलों क्योंकि बात यह है कि वहाँ पे सिद्धांत इस तरह का है कि जिसके वरीयता में नहीं होता है उसको हटा दिया जाता है रेस में, और उसके वोट को लेकर बड़े जो होते हैं उनको वोट दे दिए जाते हैं, उनमें डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह थी कि ऐसे में हमारे यहाँ बहुमत मिलना बहुत मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो इस वजह से हमारे यहाँ जो है ये प्रणाली नहीं रखी गई। दूसरी बात यह है कि बड़े दल तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाते, यानी कि यहाँ पर जो बड़ी यहाँ पे बताया गया बड़े दलों या गठबंधनों को बोनस के रूप में अतिरिक्त सीटें मिल जाती, तो ऐसे करके बड़े दलों को तो फायदा हो रहा था इस प्रणाली में, लेकिन छोटे दलों का यहाँ पे अस्तित्व खत्म हो जाता। और यहाँ पे जो गठबंधन सरकारों वाला प्रचलन है वो भी लगभग समाप्त हो जाता, और कहा जाए तो लगभग 2 या 3 दल ही रह जाते। यानी हमारे यहाँ जो बहुदलीय व्यवस्था आप देख रहे हैं वो बहुदलीय व्यवस्था कभी नहीं हो पाती। जैसे आप अमेरिका में देखते हैं केवल 2 ही दल होते हैं। ठीक है, ब्रिटेन में है, अन्य जगहों पर यानी जहाँ पर ज़्यादा दल नहीं है, ऐसे भारत में भी हो जाता अगर यही प्रणाली रखी जाती। ठीक है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने जो है ऐसा नहीं किया क्योंकि हमारे यहाँ भाई लोकतंत्र में सबकी भागीदारी होनी चाहिए, तो हमने जो है सभी के लिए लोकतंत्र के दरवाजे खोल दिए। तो आप जानते हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले में पार्टियां बन जाती हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लोग खड़े हो जाते हैं इलेक्शन में, तो ये हमारे यहाँ देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर वही सब चीज़ें धीरे धीरे बताई गई हैं, यानी कि हमने सर्वाधिक मत वाली प्रणाली अपनाई है, तो जिससे क्या छोटे छोटे दलों को भी अस्तित्व में आने का मौका मिलता है। वही सब चीज़ें यहाँ पे दोहराई गई हैं, कुछ नया नहीं है। जो भाषा मैंने आपको संक्षिप्त में बता दी है वो मैंने यहाँ पर भाषा बताई गई है। अब अगली हेडिंग जो है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये है निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। अब यहाँ आरक्षण का मतलब क्या है? आरक्षण का मतलब आप जानते होंगे कि हमारे भारतीय समाज में असमानताएं आज भी व्याप्त हैं, खत्म नहीं हुई हैं। और जब देश आज़ाद हुआ था उस समय तो यहाँ पे चरम पर थी। चरम पर मतलब क्या है, जो हमारा हाशिए पर तबका था यानी दलित वंचित तबका था वो हाशिए पर था, उसको समाज की मुख्य धारा में लाना था। तो मुख्य धारा में कैसे लाया जाए? मुख्य धारा में लाने का तरीका जैसे आपने सुना भी हो, पहले पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग उठी थी। पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग में थोड़ा असमंजस बना, तो इस वजह से उस मांग को खारिज कर दिया गया। वह निर्धारित ये कर दिया गया कि हम कुछ सीटें आरक्षित कर देंगे, रिजर्व कर देंगे। ठीक है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं करेंगे बल्कि कुछ सीटें हम आरक्षित कर देंगे, जिससे क्या होगा कि आपके जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो ये बात एंड में यहाँ पर तय हुई थी यहाँ पर। ठीक है, तो वही सब बात यहाँ पर बताई गई है, वही बात यहाँ पर लिखी गई है। तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर शुरुआत में पृथक निर्वाचन मंडल की बहस स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब क्या होता था कि भाई जो क्षेत्र है वहां पर मान लीजिए एससी कम्युनिटी का कोई व्यक्ति खड़ा हुआ तो एससी कम्युनिटी के लोग ही इसे वोट डालेंगे, अन्य कम्युनिटी के वोट इसे नहीं डालेंगे। तो आपको पता होगा इस बात को लेकर विरोध भी हुआ था। इससे क्या होता कि देश बंट जाता, लगभग बंट क्यों जाता, यानी वहां पर रहने वाली अन्य जातियां अपने आप को ये समझती कि हम तो देश का अंग ही नहीं है,
जब हमारा कोई मतलब ही नहीं है, वोट डाल नहीं सकते, तो अपने आप को अलग थलग समझती, तो ऐसे करके देश बंट जाता। तो देश ना बटे इसलिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पृथक निर्वाचक मंडल वाली प्रणाली को खारिज कर दिया। यानी यहाँ पे साफ साफ लिखा है इस प्रणाली में, इसका अर्थ यह था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के वोट डाल सकेंगे। तो आपको पता है कि आज़ादी से पहले ही ये इस बात पर सहमति नहीं बनी थी। अंग्रेजों ने चाहा था कि पृथक निर्वाचन मंडल बने, लेकिन हमारे जो राजनेता हैं वो इस पर सहमत नहीं हुए थे। हम लोग आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों पर सहमत हो गए थे। ठीक है, यानी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में क्या था कि इसके अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है। यानी कि यहाँ पर क्या है, हमने जो आरक्षित वाली प्रणाली अपनाई, तो इसमें क्या है कि निर्धारित सीटें हमने कर दी हैं कि एससी तबके के लिए निर्धारित सीटें इतनी रहेंगी, एसटी के लिए इतनी रहेंगी, लेकिन इनके लिए वोट डालने वाले मतदाता जो होंगे वो एक आम मतदाता होंगे, सभी जातियों के डालेंगे। पृथक निर्वाचक मंडल की तरह नहीं है कि एससी वालों के लिए एससी कास्ट वाली वोट डालें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर तो ये व्यवस्था आपकी जो है शुरुआत में बताई गई है कि ये बताया गया कि आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई, वो आपको पता ही है। रीजन क्या था कि हमें मुख्य धारा में लेकर आना था। तो यहाँ पर संविधान में अनुसूचित जातियाँ जो हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए लोकसभा राज्यसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई। और शुरुआत में यार रिजर्वेशन वाली व्यवस्था जो की गई थी वोटिंग वाली, वो 10 ईयर्स के लिए थी। ध्यान रखना है कितने साल के लिए थी, 10 ईयर्स के लिए थी। देखिए काफी बार अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, 10 साल वाली व्यवस्था को एजुकेशन वाली से जोड़ लेते हैं। ये वोटिंग वाली प्रणाली में रखी गई थी 10 साल की। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, इसे संवैधानिक संशोधन करके 2020 तक कर दिया गया है, आगे भी बढ़ाया जा सकता है इसे। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि इन दोनों समूहों में यहाँ पर आरक्षित वर्ग इनके लिए सीटें निर्धारित कर दी गई थी। जैसे आपके यहाँ लोकसभा में 543 सीटें हैं अभी। ठीक है, 543 निर्वाचित सीटों में क्या है, यहाँ पर 84 शेड्यूल कास्ट की जो सीटें यहाँ पे आरक्षित हैं और 47 जो है आपकी जो है शेड्यूल ट्राइब की सीटें यहाँ पर आरक्षित हैं। ये ध्यान रखना संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट संख्या है। यानी अभी आपकी वर्तमान 543 जो लोकसभा सीटें हैं, इसमें से शेड्यूल कास्ट वाले एमपी के लिए कितनी सीटें हैं, 84 हैं, और शेड्यूल ट्राइब वाले जो एमपी हैं, अनुसूचित जनजाति वाले एमपी जो हैं, उनके लिए सीटें कितनी हैं, 47 हैं। ये संख्या याद रखना आप। ठीक है, तो आप ये आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ें तो आपने देख ली। अब देखिए यहाँ पर आगे बात ये है कि जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, ठीक है, कौन से निर्वाचन क्षेत्र आगे जो है आरक्षित होंगे, ये कौन तय करता है। यहाँ पर बताया गया है कि भाई कौन कौन से निर्वाचन क्षेत्र जो आरक्षित किए जाएंगे, कहाँ कहाँ पर एससी का कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा, कहाँ पर जो है एसटी का खड़ा किया जाएगा, ये कौन करता है, ये बताया गया है यहाँ पर। देखिए ये निर्णय लेने के लिए एक स्वतंत्र संस्था बनाई गई है जिसको हम परिसीमन आयोग कहते हैं। परिसीमन आयोग जो है यहाँ पर, इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और ये जो है चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। इसके अलावा परिसीमन आयोग जो होता है ये निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं भी खींचता है। सीमाएं कैसे खींचता है, अब आपको पता होगा कि 10 लाख पे एक कैंडिडेट आ जाता है कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई किसी राज्य में तो हो सकता है 15-15 लाख पर डिवाइड कर दें एक कैंडिडेट को। ठीक है, तो ये काम किसका है, ये काम है आपका परिसीमन आयोग का है। ठीक है, परिसीमन आयोग जो है जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है सीटों को तय करता है, कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, या एक सीट पर कितने लोगों का मतदान होना चाहिए, ये परिसीमन आयोग तय करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया परिसीमन के बाद क्या, परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना देखता है और जिन निर्वाचन क्षेत्रों में शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है उनके लिए सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं। यानी जहाँ पर मान लीजिए उसे लगता है जिस क्षेत्र में शेड्यूल कास्ट के लोग ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पर उनके लिए जो है एससी कैंडिडेट की सीट कर दी। ठीक है, जगह। ठीक है, और बताया गया अनुसूचित जातियों के मामले में परिसीमन आयोग 2 बातों पर ध्यान देता है। यानी कि आयोग उन निर्वाचन क्षेत्रों को चुनता है जिसमें ऐसी जातियों का अनुपात ज़्यादा हो। ठीक है, और या फिर इन निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य के विभिन्न भागों में फैला देता है। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह का प्रावधान इसलिए रखा गया है, यहाँ पर इस तरह का प्रावधान इसलिए रखा गया है कि ताकि मान लीजिए सपोज दैट आपने देखा होगा कि शेड्यूल कास्ट जो है आपकी, शेड्यूल ट्राइब जो है जनसंख्या में तो है, जनसंख्या में तो पर्याप्त मात्रा में है ये लोग, लेकिन स्कैटर्ड वे में है, यानी बिखरे हुए हैं, एक जगह संगठित नहीं है। ये हमें देखने को यही मिलता है। दलित वंचित जो वर्ग है जनसंख्या में तो है, इनका एक अच्छा खासा हिस्सा है, लेकिन स्कैटर्ड वे में यानी बिखरे हुए हैं ये। तो यहाँ पर ये भी देखता है परिसीमन आयोग कि भाई इनका प्रतिनिधित्व बना रहे। हो सकता है किसी क्षेत्र में शेड्यूल कास्ट वालों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे सीट दे दी, कहीं पर कम है तो वहाँ पे इन्हें लगता है कि भाई यहाँ पर शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट
काफ़ी सालों से नहीं उतारा है तो ऐसे में उतार देते हैं ये। तो ये काम प्रद्युम्न आयोग का, प्रद्युम्न आयोग निर्णय लेता है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि भाई यही सीट एससी की जाएगी। हो सकता है कोई सीट लगातार अगर जनरल की कैंडिडेट की सीट हो, बाद में वो एससी की सीट कर दी जाए। अब देखिए समझने वाली बात ये है, अब जैसे कुछ बच्चों के माइंड में प्रश्न होगा कि सर जैसे जनरल सीट जो होती है तो जनरल सीट पर क्या एससी वाला खड़ा नहीं हो सकता है? देखिए जनरल सीट जहां पर होती है या किसी जगह यानी कि एमपी एमएलए की, तो जनरल का मतलब होता है कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाए, एससी एसटी ओबीसी जनरल कोई भी आ जाए यहाँ पर। लेकिन जब जहाँ पर्टिकुलरली मान लीजिए कोई जैसे सीट हमने कर दी एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व कर दी, तो वहां पर एससी कैंडिडेट ही यहाँ पर पर्चा फाइल करेगा। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। अब देखिए ये सब चीज़ें तो हो गई। अब जैसे कुछ राज्यों में चल रहा है कि भाई जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसको भी रिजर्व किया जाए। ठीक है, इस बात चल रही है अभी। यहाँ पर इसको लोकसभा राज्यसभा में नहीं, लोकसभा या विधानसभा वाली में नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी मांग चल रही है। ठीक है, इसके लिए और इसके अलावा महिलाओं के लिए भी आरक्षण की जोरदार मांग चल रही है। यानी कि ये माना गया रहा है, कहा जा रहा है कि भाई 1/3 सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात की जाए। फिलहाल महिलाओं के लिए जो आपके स्थानीय निकाय हैं यानी नगर पालिका ग्राम पंचायत वाले, इसमें तो सीटें रिजर्व कर दी गई हैं, लेकिन लोकसभा विधानसभा में अभी व्यवस्था ऐसी नहीं है, क्योंकि इसमें करने के लिए यहाँ पर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन जबरदस्त मांग उठ रही है, क्योंकि महिलाएं जो हैं महिलाओं की संख्या होना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाएं लगभग देखा जाए तो देश की जनसंख्या में 50% योगदान यानी 50-50 का है। लगभग 50% ही महिलाओं की संख्या, 50% पुरुष की संख्या है। लेकिन जब हम लोकसभा या राज्य की विधानसभाओं की स्थिति देखें तो वहां पर महिलाओं की संख्या बहुत कम है। भाई देश में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, महिलाओं की संख्या लगभग इक्वल है, लेकिन जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट संस्थान है वहाँ पर संख्या महिलाएं पहुँच ही नहीं पा रही हैं। तो यहाँ पे मांग लगातार महिला संगठन या फिर समाज सेविका जो हैं या महिला नारी उत्थान की बात करने वाली जो संगठन है वो लगातार ये मांग उठाती हैं कि महिलाओं का राजनीति में भी वर्चस्व बढ़ाया जाए, तभी महिलाएं जो है अपने अधिकारों की बात कर पाएंगी। तो देखिए आने वाले समय में ऐसा नहीं है, हो नहीं सकता, ये हो भी जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये बात आप जानते हैं क्या है क्या नहीं है, कैसे होना चाहिए, वो सब जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगली यहाँ पे हेडिंग है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि भाई मतदाता कौन है, कौन चुनाव लड़ सकता है। तो इन सब बातों का यहाँ पर हमारे संविधान में पूर्ण रूप से इसका खाका खींच दिया गया है, एक पूरा ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है कि भाई चुनाव कौन लड़ेगा, कौन वोट डालेगा। ठीक है, वोटिंग डालने के लिए क्या प्रोसीजर, वो पूरा लिख दिया गया है। यानी कि हमारे यहाँ बताया गया है कि लोकतांत्रिक चुनाव में देश के सभी वयस्क नागरिकों को जो चुनाव में वोट देने का अधिकार होना जरूरी है। इसी को हम क्या कहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से इस चीज को हम जानते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो है आपको पता होगा इस प्रश्न पर सभी लोग एक मत थे, यहाँ पर कोई बहस भी नहीं हुई थी। ठीक है, जब हमारी ड्राफ्टिंग चल रही थी हमारे संविधान को बनाने की, तो वहां पर सभी लोग इस पर एक मत थे कि भाई सार्वभौम वयस्क मताधिकार ही हम अपनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस नहीं हुई। यहाँ पर हमारे यहाँ शुरुआत में क्या था, शुरुआत में वोट डालने की एज कितनी रखी गई थी, 21 वर्ष रखी गई थी। लेकिन अब चूंकि राजीव गांधी बड़ा युवा प्रधानमंत्री बने थे उस समय, यानी कि नए नए राजीव गांधी आए थे, तो इनका मानना था भाई युवा आए अब, तो इन्होंने एज घटाकर 18 कर दी। और आपको पता होगा इसके लिए 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 वाला लाया गया, सॉरी 1989 वाला ये लाया गया। ठीक है, इसके जरिए एज को घटाकर 18 साल कर दिया गया, बात आप जानते होंगे। अब देखिए कुछ लोग तर्क देते हैं कि भाई ये चीज जो है यहाँ पर कि ये वोट डालने का प्रोसीजर है, यहाँ पर कुछ शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, ये सब जो आपने ओपनली कर दिया ये निर्णय सही नहीं है, क्योंकि जनता पढ़ी लिखी नहीं है तो अपने अधिकारों को नहीं समझ पा रही है, बहकावे में आ जा रही है, ये सब चीजें हैं। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को सभी नागरिकों की योग्यता और महत्व के समान रूप से विश्वास था। यानी कि इनका ये मानना था कि भाई इतना तो लोग अपने हित में निर्णय ले ही लेंगे कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, पढ़ा लिखा होना इसके लिए जरूरी नहीं है, ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं का मानना था। इसलिए इन्होंने यहाँ पर कोई शिक्षा वगैरह का कोई रोल नहीं रखा। ठीक है, कि भाई इतनी शिक्षा होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये कुछ नहीं रखा। अब यहाँ पर बताया गया है कि सभी नागरिकों को हमारे देश में चुनाव में खड़े होने, जनता का प्रतिनिधित्व होने का अधिकार है। यहाँ पर कुछ हमने आयु में यानी कि हमारी एज में कुछ अर्हता है, ये भिन्न भिन्न रख दी है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए 25 ईयर होना चाहिए, 25 साल एज होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस हैं, जैसे किसी व्यक्ति को अगर 2 साल से ज़्यादा की जेल हुई है तो वो अमान्य हो जाएगा, चुनाव लड़ने योग्य नहीं रहेगा। लेकिन हमने जो है आय, इनकम कितनी है, शिक्षा क्या है, कौन से वर्ग से है, लिंग है आधार पर, इन पर प्रतिबंध हमने नहीं लगाया है। ठीक है, तो यानी कि हमारी चुनाव व्यवस्था सभी के लिए खुली हुई है इस तरह से। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब देखिए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए हमने एक पूरा एक संस्थागत एक बना दिया है, पूरी संस्था बनाई है चुनाव आयोग, जो कि स्वतंत्र स्वच्छंद है, अनुच्छेद 324 के तहत बनाई है,
तो अनुच्छेद 324 का उपबंध एक ये कहता है कि इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचकों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा। जैसे कि निर्वाचन यानी निर्वाचन आयोग साफ साफ कहा जाए तो पहली बात इन सब के लिए वोटर लिस्ट तैयार करता है, नामावली तैयार करता है कि भाई वोट डालने वाले कौन कौन होंगे, तारीख वगैरह तय करता है, कब वोट पड़ेंगे, ठीक है, कितने चरणों में पड़ेंगे, कब काउंटिंग होगी, ये सब यानी कि निर्वाचन आयोग का रोल है। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है, अनुच्छेद 324 में ये बात कही गई है कि निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने, चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार इसके लिए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को ये दिया गया है 324 के तहत। तो यहाँ पर बताया गया है भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए यहाँ पर क्या है कि हर राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है, ठीक है, ये आप जान लीजिए। यानी प्रत्येक राज्य में क्या है, यहाँ पर एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी यहाँ पर होता है। और ये निर्वाचन आयोग जो है आपके स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं, यानी ग्राम पंचायत, ठीक है, ये वगैरह के चुनाव होते हैं, तो उसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है। उनके लिए क्या होता है, उसके लिए अलग से राज्यों में राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है, यानी भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है स्थानीय निकायों के चुनाव, ठीक है। लेकिन निर्वाचन आयोग की अगर हम बात कर लें तो निर्वाचन आयोग जो है आपका एक सदस्यीय या फिर बहुत सदस्यीय भी हो सकता है। देखिए अगर पहले यहाँ पर हमारे यहाँ व्यवस्था थी उसके तहत 1989 तक निर्वाचन आयोग में केवल एक कैंडिडेट था, एक सदस्य था। लेकिन 1989 के बाद व्यवस्था थोड़ी चेंज की गई, यहाँ पर 2 कर दिए गए। उसके बाद 93 में फिर क्या हुआ, पुनः 2 निर्वाचन आयुक्त यहाँ पर नियुक्त कर दिए गए। तो ऐसे करके शुरुआत में अगर देखेंगे तो शुरुआत में केवल ये कि ये एक सदस्य था, बाद में से 1993 में जो है बहुत सदस्य बना दिया गया है, यानी कई सारे सदस्य इसमें कर दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या होता है, इसमें जो निर्वाचन आयुक्त रखे गए, यहाँ पर एक मुख्य निर्वाचन आयोग, 2 उनके अन्य निर्वाचन आयुक्त थे, तो उनकी शक्तियों के बंटवारे को लेकर यहाँ पर बात आई कि भाई किसमें पावर ज़्यादा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त में ज़्यादा है या फिर जो अन्य वाले निर्वाचन आयुक्त उनमें ज़्यादा है। तो इस बात का समाधान यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय को फिर करना पड़ा है और एंड में सहमति ये बनी है बहुत सदस्य वाले इसमें कि भाई यहाँ पर सभी की जो यहाँ पर जो है यानी कि बहुत जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो तो अध्यक्षता करेगा, लेकिन जो अन्य लोग हैं उनकी तुलना में उसे ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। लेकिन क्योंकि बात यह सभी को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, केवल अध्यक्षता कर रहा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, केवल अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त से शक्तियाँ ज़्यादा होंगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सभी को समान शक्तियाँ हैं। यहाँ पे बताया गया है कि एक सामूहिक संस्था के रूप में चुनाव के संबंध में सभी निर्णय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियाँ समान हैं। यहाँ पर इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर होती है। और देखिए यहाँ पर काफ़ी बार आरोप भी लगाया कि सरकार अपने हितैषी को निर्वाचन आयोग में रखती है, इस तरह के रखे भी हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया है, कुछ लोगों ने यहाँ पे सुझाया भी है कि इसकी प्रक्रिया भिन्न होनी चाहिए, इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति विपक्ष के नेता की तरफ से करनी चाहिए और भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श इसमें लेना चाहिए, ऐसा मतलब अनुशंसाएं हैं, यानी कि यहाँ पर सुझाव हैं लोगों के। फिलहाल तो व्यवस्था यही है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर से जो है नियुक्त करता है। यहाँ पर संविधान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त हैं इनके कार्यकाल का जो है प्रावधान है, यहाँ पर 6 वर्षों का या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो, ठीक है। इन्हें जो हटाने की प्रक्रिया है, यानी कि इनका जो इम्पीचमेंट है वो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों में जो विशेष बहुमत के प्रावधान के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। विशेष बहुमत का मतलब आप जानते होंगे, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत, यानी विशेष बहुमत की प्रक्रिया के तहत इन्हें हटाया जा सकता है इन्हें। तो ये प्रक्रिया है इनकी। ये काम क्या करते हैं, यानी निर्वाचन आयोग का काम क्या है वो भी जान लीजिए। निर्वाचन आयोग जो है मतदाता सूचियों में एडिंग, यानी कि आप जानते हैं नए नाम हर साल ऐड होते हैं, 18 साल से ऊपर के जो कैंडिडेट हैं ऐड होते हैं। कुछ लोग एक्सपायर हो जाते हैं, उनके नाम हटा दिए जाते हैं, या फिर कुछ लोग पलायन कर जाते हैं तो उस जगह के नामावली में से नाम हटा दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये हर साल होता है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा चुनाव यानी इलेक्शन जो तारीख वगैरह है कि भाई चुनाव कार्यक्रम कब होगा, अधिघोषणा, नामांकन प्रक्रिया कब तक होगी, मतदान कब होगा, मतदान की गणना कब होगी, परिणाम कब घोषित होंगे, वो सब ये डिक्लेयर करता है, ठीक है। इसके अलावा चुनाव आयोग को जो है जिस समय निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग जिस समय अपना कार्य कर रहा होता है तो उस समय क्या करता है कि ये प्रशासनिक मशीनरी का उपयोग भी करता है।
यानी कि जो प्रशासनिक मशीनरी है उसका ये स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता है। तो यहाँ बताया गया है वह पूरे देश, किसी राज्य या किसी निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को इस आधार पर स्थगित भी कर सकता है कि वहाँ माकूल माहौल नहीं है। माकूल माहौल का मतलब क्या है कि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी भी आ जाती हैं कि निर्वाचन आयोग को लगता है कि भाई राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है, जैसे दंगा फसाद है, कहीं कहीं पर कहा जाए बहुत ज़्यादा जो है आंदोलन वगैरह चल रहे हैं, तो उन परिस्थितियों में चुनाव नहीं होता है। इसके अलावा चुनाव आयोग जो है एक आदर्श आचार संहिता भी लागू करवाता है। आदर्श आचार संहिता का मतलब आप जानते होंगे, इन चुनाव के आचार विचार से संबंधित नियम जिनका सभी दलों को पालन करना पड़ता है। कोई भी दल इसकी अगर अवज्ञा करता है, इनको अगर पालन नहीं करता है, तो यहाँ पर चुनाव आयोग उन पर उचित कार्यवाही करता है। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हैं कि भाई ये राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, चुनाव चिन्ह देता है, ये सब काम निर्वाचन आयोग का ही है। निर्वाचन आयोग के बारे में मैंने ऊपर जो लाइन बोली कि भाई इनके पास कर्मचारी तो है नहीं, ये प्रशासनिक जो मशीनरी है देश की उसी की मदद लेते हैं। जिस समय चुनाव प्रक्रिया होती है तो उस समय पूरी प्रशासनिक मशीनरी चुनाव आयोग के अधीन आ जाती है। यानी आप जो IAS IPS देख रहे होंगे पूरे राज्य में, तो ये सब पूरे इनके अधीन आ जाते हैं इस समय। यानी कि पूरा नियंत्रण इनके आ जाता है, इनका तबादला वगैरह, कहाँ पर कौन तबादला हो रहा है उसको रोकने का अधिकार, या फिर कोई काम नहीं कर रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार पूरा निर्वाचन आयोग के हाथ में होता है। यहाँ पर बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, यहाँ पे पूरा निर्वाचन आयोग संभालता है मोर्चा। ठीक है, ये पूरा प्रशासनिक मशीनरी उस समय इनके हाथ में आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर संवैधानिक स्थिति इन्हें दी गई है इस हिसाब से। तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जैसे कुछ जगहों पर क्या हुआ, जैसे आपने देखा कि अगर माकूल माहौल नहीं है, यानी कि सूटेबल कंडीशन नहीं है चुनाव के लिए, तो इन्हें रद्द भी करवा देता है। जैसे बताया गया है कि भाई 51-52 में से अब तक 16 लोकसभा, यहाँ पे 16 चुनाव बताए गए हैं, 16 लोकसभा के 17 चुनाव हो चुके हैं। 2019 का देख लिया जाए तो 2019 वाला जो अभी हुआ है वो 17वीं लोकसभा का चुनाव था। ठीक है, 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, तमाम विधानसभा चुनाव होते हैं। काफी बार क्या होता है, निर्वाचन आयोग को असम, पंजाब, जम्मू में हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में चुनाव कराना बहुत कठिन पड़ जाता है। यहाँ पर 1991 की जो चुनाव प्रक्रिया थी वो चुनाव आयोग को रोकनी पड़ गई थी, क्योंकि वहां से उस समय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इसी तरह गुजरात विधानसभा में भंग कर दी गई थी 2002 में, जब दंगे फसाद हुए। ठीक है, तो यहाँ पर एक चुनौती बन जाता है जब दंगे फसाद होते हैं। बहरहाल कोशिश तभी की जाती है कि भाई जब राज्य शांत हो, राज्य में ऐसी कोई गतिविधियां नहीं हो रही हो कि जब चुनाव में वो बाधा उत्पन्न करें। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग की जो निर्णय है, निर्णय का मतलब चुनाव न करवाने का निर्णय, एक वहां पर उचित ठहराया था, या फिर किसी असेंबली को भंग करने का निर्णय यहाँ पर उचित ठहराया था, क्योंकि इसके पास अपनी शक्तियां हैं ऐसा करने की। ठीक है, तो ये निर्वाचन आयोग का रोल हुआ, वो आपने देख लिया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, चुनाव सुधार यानी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो अक्सर आप लोग जानते हैं चुनाव सुधार की बात अक्सर कही जाती है कि भाई माना जाता है कि चुनाव प्रणाली वास्तव में आदर्श नहीं है, कमियां हैं इसमें, सीमाएं हैं इसमें। तो यहाँ पर काफ़ी सारा मतभेद भी है यहाँ पर। लेकिन एक बात और है, यहाँ पर आप लोग जानते होंगे सुझाव जो है, सुझाव अमल में नहीं लाए जा पा रहे हैं, उसका काफ़ी सारे रीजन भी हैं। रीज़न ये है कि पहली बात यह है कि हम सुधरना नहीं चाह रहे हैं, पहला एक तो रीज़न यही है, हम सुधरना नहीं चाह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो व्यवस्था चली आ रही है उसमें कहीं ना कहीं जो बड़ी पार्टियां या छोटी पार्टियां, उन सभी का उसमें अच्छा खासा लाभ है, तो इस वजह से वो भी नहीं चाह रहे हैं कि सुधार हो। जैसे तमाम लोग इस यहाँ पे संशोधित करने के प्रावधानों में कहते हैं कि भाई जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है वो लागू की जाए, लेकिन यहाँ पर अब नहीं हो पा रही लागू। ना हो पाने का रीजन यही है भाई गठबंधन सरकारें बनती हैं और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है ये छोटे मोटे दल तो खत्म ही हो जाएंगे बिल्कुल, यानी केवल 2 या 3 बड़े बड़े दल रह जाएंगे यहाँ पर। तो एक तरह से ये व्यवहार में नहीं आ पा रहा है अभी। आगे सुझाव लोग देते हैं, सुझाव ये कहते हैं कि भाई महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व करनी चाहिए, ये बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए इस बात के लिए मैं फेवर में हूँ। रिजर्व इसलिए करनी चाहिए क्योंकि भाई देश की जनसंख्या 50% जब महिलाएं हैं तो कम से कम चुनाव में भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए होनी चाहिए, वरना 1/3 तो गलत बोल रहा हूँ मैं, 50% होनी चाहिए महिलाओं के लिए रिजर्व। यानी 50% जब महिलाएं देश में है तो 50% यहाँ पर आपके कहा जाए संसद में भी होनी चाहिए, सदन में भी होनी चाहिए, चाहे वो आपका संसद का सदन हो या फिर राज्य विधानसभाओं के सदन हो, यानी वहां पर भी महिलाएं 50% होनी चाहिए। मेरा तो मानना ये है, ठीक है, लेकिन फिर भी 1/3 सीटें करना ही करना चाहिए। इसके अलावा धन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए कठोर प्रावधान। देखिए आप सब लोग जानते हैं प्रावधान बहुत सारे बने हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन ये सब चीजें रुकती नहीं है। ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। चुनाव जब होते हैं खूब शराब बटती है, खूब पैसे बटते हैं, और ये किसी एक राज्य का नहीं है, हर राज्य का यही हाल है। कोई ये कहे कि नहीं हमारा राज्य बहुत जो है स्वच्छ साफ राज्य है, ये बिल्कुल कहना गलत होगा। अंदर ही अंदर सब सोच साठ गांठ होती है कि भाई 500-500 रुपये में वोट खरीदे जाएंगे, कहीं 1000-1000 में खरीदे जाएंगे। आप सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें छुपाने से छुप जाएंगी, देखते भी हैं, यानी सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, न्यूज चैनल पर दिखते हैं आप ये वीडियो, तो ये सब खूब चलता है। लेकिन बहरहाल फिर भी कोशिश यही की जाती है कि जो मत वगैरह पढ़े वो निष्पक्ष रूप से पढ़ें, ठीक है। यानी मत वगैरह पढ़ने का मतलब ये है कि जैसे आपने देखा होगा आज से
20 साल पहले का जो माहौल था, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, आज से 20 साल पहले का माहौल ये था, बूथ कैप्चर हो जाते थे। बूथ कैप्चर का मतलब क्या है, जहां पे मत पड़ता है वहां पर वो पूरा पूरा मतदान कब्जा कर लेते थे और वहां पर केवल किसी एक पार्टी के ही वोट डाले जाते थे। बहरहाल अभी वर्तमान में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगा है। अंकुश लगने का रीजन ये है कि अब चुनाव आयोग ने क्या किया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाने स्टार्ट कर दिए। जरूरत पड़ने पर इंडियन आर्मी भी लगानी स्टार्ट कर दी। ज्यादा ही संदिग्ध इलाके अगर उन्हें दिखे तो उन्होंने इंडियन आर्मी के जवान लगाने स्टार्ट कर दिए। नतीजा ये हुआ कि बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं रुक गई। वरना आप अगर 20 साल पहले की स्थिति देखेंगे, अपने आसपास या अपने माता पिता से पूछेंगे, वो बता देंगे कि भाई फलानी हमने अपने टाइम पर यहाँ का बूथ कैप्चर होते देखा, हमने यहाँ का देखा। हर जगह का ये हाल होता था, क्योंकि स्थानीय पुलिस जो होती थी, प्रशासन होता था, वो फेल हो जाता था। लेकिन अभी थोड़ा इसे और कठोर बनाते हुए आपने देखा होगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस का सहारा लिया जाता है। जरूरत पड़ने पर इंडियन आर्मी का भी सहारा लिया जाता है। वो इसीलिए लिया जाता है कि ताकि ये बूथ कैप्चर जैसी घटनाएं ना हो और ये घपलेबाजी ना हो। बहरहाल अगर घपलेबाजी वगैरह में अगर कोई चुनाव आयोग ये पाता है कि कहीं बूथ पर घपलेबाजी हुई है, तो पूरा पूरा मतदान केंद्र का पूरा मत पड़ा हुआ है, उसे निरस्त भी कर देता है चुनाव आयोग, और उस पर पुनः मतदान करवाने का ही प्रावधान है इसके पास। ठीक है, इसके अलावा ये भी कोशिश करता है कि जिन उम्मीदवारों पर फौजदारी का मुकदमा हो उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। फौजदारी और दीवानी का मतलब जानते होंगे, फौजदारी का मतलब वही है मारपीट, लड़ाई झगड़े वाले, मर्डर वगैरह वाले। ठीक है, ये सब फौजदारी में आते हैं। दीवानी के में वही आते हैं जो कि लेन देन से संबंधित होते हैं। ठीक है, संपत्ति वगैरह भी वो दीवानी में आ जाते हैं, और जो आपके मारपीट वगैरह वाले ये सब आपके फौजदारी में आ जाते हैं। ठीक है, ये सब चीजें कोशिश करता है, तो या फिर उसने इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील कर रखी हो। लेकिन आप सब लोग जानते हैं ये कोशिश ही है, यानी कि यहाँ पर कोशिश ही कर रहा है ये। ठीक है, तो बहरहाल ये कितना सफल है वो आप भी जानते हैं कि तमाम आप देखते हैं जितने राजनीतिक प्रतिनिधि हैं सब आपराधिक बैकग्राउंड से ही आते हैं। दूसरी बात यह है, चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर की जाने वाली किसी अपील का पूरा ध्यान देना चाहिए, प्रतिबंधित कर देनी चाहिए। ये अनुशंसाएं हैं, सुझाव हैं। आप लोग सब जानते हैं कि हर जगह के चुनाव इसी आधार पर होते हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, और अपीलें भी खूब होती हैं। खूब लोक लुभावने पैकेज भी दिए जाते हैं। वर्तमान में आपके आसपास चुनाव हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि भाई इतना पैकेज है, ये पैकेज है, खूब लोक लुभावने। जबकि आदर्श आचार संहिता ये कहती है चुनाव से पहले कोई भी इस तरह का पैकेज नहीं दिया जाएगा। लेकिन भाई जब राजनेता मानने को तैयार नहीं है तो जनता भी फिर क्यों सुधरेगी। तो यहाँ पर सभी पार्टियों का यही हाल है। कोई आप किसी एक पार्टी पर लांछन न लगाएं, सभी पार्टियां एक जैसी हैं। मैं यहाँ पर सभी के बारे में यही बोलूंगा, कोई पार्टी चूकती नहीं है। सब पार्टियां लोक लुभावने वायदे, लोक लुभावनी जो है यहाँ पर योजनाएं लॉन्च करते हैं चुनाव के टाइम पर। ये सभी पार्टियों का हाल है, किसी एक पार्टी का हाल नहीं है। लेकिन फराल सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपके लिए और हम सब लोगों के लिए ये है, चुनाव करवाना। तो चुनाव करवाने में यहाँ पर तरीका यही है कि निष्पक्ष चुनाव हो जाए। वो बात बाकी जनता के ऊपर है कि जनता कितना बहकावे में आ जाती है, क्या कैसे है, वो जनता के ऊपर है। लेकिन चुनाव निष्पक्ष हो जाएगा तो कम से कम प्रतिनिधित्व सही से चुनकर जाएगा। तो ये यहाँ पर चुनाव आयोग का रोल है। तो ऐसे करके आज आपने यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त कर लिया। अब देखिए मैं आपको एक यहाँ पर रीजन और बता दे रहा हूँ, वीडियो डिले अब क्यों हो रहे हैं। क्योंकि ये मंथ जो है आपका नवंबर का स्टार्ट होने वाला है, महीना नवंबर 2020 का महीना स्टार्ट होने वाला है। और ये जो मंथ होता है लगभग सब लोग जानते होंगे शादियों का मंथ होता है, यानी कि शादी बारात का मंथ होता है। मैं ये लेक्चर आपका रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं 2 पार्ट में रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। यानी कल के दिन से मैंने स्टार्ट किया था रिकॉर्ड करना, लेकिन कल मुझे पता चला कि भाई हमारे बगल से 2 बारात निकल के जाएंगी। तो मजबूरी मेरी ये रही कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर ही नहीं पाया, क्योंकि इतना शोरगुल होता है, इतना ज़्यादा शोर शराबा होता है कि वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। जैसे आज भी आपने सुने होंगे साउंड वगैरह साइड से कहीं कहीं आया है। मैंने कोशिश की है, एक बारात निकल के गई, उसमें 1 घंटे का मैंने ब्रेक भी लिया कि भाई निकल जाए ये पूरा साउंड इनका बंद हो जाए, उसके बाद रिकॉर्ड करूँ। तो ये मुझे दिक्कत आती है, यानी इन जो शादी वाले महीनों में ये दिक्कत आती है, क्योंकि मेरा रूम जो है, रूम के बगल से मेन रोड जा रहा है। तो भाई इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध भी नहीं लगा सकते हैं, आप लोग ये जानते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ आज की नहीं है, पहले भी झेलता था। और पहले भी यही होता है कि जब बारातें लगभग लगातार 2-2, 3-3 निकल के जाती हैं रोड पे, तो उस दिन मुझे डिले करना पड़ता है, मजबूरी है मेरी। ठीक है, कोशिश करूंगा आने वाले सालों में हम ऐसा कोई अपना बना लें केबिन टाइप, जहाँ पर वो भारी साउंड ना आए। बहरहाल अभी व्यवस्था नहीं है मेरे पास, तो अभी मैंने आपकी जो परेशानी थी अपनी वो मैंने बता दी है। हिस्ट्री का देखिए, हिस्ट्री का ये है कि हिस्ट्री का भी वीडियो 1 या 2 दिन में मैं लाना स्टार्ट कर दूंगा। और हिस्ट्री कोई ज़्यादा नहीं बची है, हिस्ट्री का मेन पोर्शन हमने कवर कर लिया है। अब जितना पोर्शन बचा है वो मौखिक पोर्शन है, लिखने लायक ज़्यादा उसमें नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके मन में कोई क्वेरीज डाउट हैं आप कमेंट करके हमें बताइए, हम उनका रिप्लाई देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।